सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं और जो आपका सेशन है 21-22 उसके लिए, ठीक है। जो आपका बोर्ड का फर्स्ट टर्म होगा ना, तो इस फर्स्ट टर्म का सैम्पल पेपर है। सब्जेक्ट है हमारा साइंस और आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, यानी 1.5 घंटा आपको मिलेगा और टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 40, ठीक है। 40 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। अब ये जो आपका सैम्पल पेपर है जो भी हम डिस्कस करेंगे वो ऑफिशियल सैम्पल पेपर नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो कि एक एक्सपेक्टेड सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। यानी अभी तक सीबीएसई ने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है कि आपका एग्ज़ाम में जो पेपर आएगा वो किस तरह का होगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके मैंने ये पेपर सेट किया है। जैसे सीबीएसई ने जो बताया है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन सीबीएसई ने दी है उसी पैटर्न के हिसाब से, उसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके ये पेपर बनाया गया है, ठीक है। तो आप कह सकते हो बिल्कुल जो आपका सैम्पल पेपर ऑफिशियली जब सीबीएसई रिलीज़ करेगा उसी जैसा ये पेपर है। थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस हो सकते हैं, चेंजेस इन द सेंस जैसे मैंने यहाँ पर डायरेक्ट एमसीक्यू 20 क्वेश्चंस लिए हैं और एसेशन रीजन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो 8 हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जब आपका ऑफिशियल हो उसमें डायरेक्ट एमसीक्यू बेस्ड 18 हो और एसेशन रीजन बेस्ड के 10 क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है। बस नंबर ऑफ क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, बाकी ऑलमोस्ट जो आपका ऑफिशियल पेपर होगा उसी जैसा ये पेपर है, ठीक है। तो इस पेपर से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाने वाली है और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि हमारी कितनी प्रिपरेशन हुई। तो ये तो पेपर हो गया। अब बात कर लें कि किसके लिए ये वीडियो है। तो जिसने सब कुछ तैयार कर लिया है उसके लिए तो है ही कि भाई जो फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है उसने सब कुछ जिसने पढ़ लिया है उसके लिए तो बिल्कुल ये बेनिफिट करने वाला है। लेकिन जिसने पूरा सिलेबस कवर नहीं किया, थोड़ा पढ़ा है या कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी किताब भी नहीं उठाई, उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं सीधे बता दूंगा इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, इसका डी ऑप्शन सही होगा, बल्कि उस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो आंसर होगा उसकी डिटेल बताऊंगा कि हाँ ये क्वेश्चन इसका आंसर ये है तो कैसे है। तो एक तरह से अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा ना तो बहुत कुछ यहाँ पर इस वीडियो में आप सीख जाओगे। तो अब इस सैम्पल पेपर का आपको पूरा बेनिफिट चाहिए तो आपको एक काम करना पड़ेगा, एक पेज आप ले लो, ठीक है। उसमें नंबरिंग आप लिख लो, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 इस तरह से करते हुए 28 तक नंबर ऐसे पहले आप डाल लो। अब क्या करना है, जो क्वेश्चन आप देखोगे खुद से आप अटेम्प्ट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने लगाया कि फर्स्ट का ए ऑप्शन सही है, ठीक है, तो आपने लिख लिया। उसके बाद जब मैं आंसर बताऊंगा तो अगर उसका ए ऑप्शन सही है तो आप टिक लगा देना। अगर मान लो उसका बी सी या डी में से कोई ऑप्शन था, यानी आपने जो आंसर यहाँ पर लिखा वो गलत था, तो आप ऐसे क्रॉस लगा लेना। इस तरह से जैसे जैसे क्वेश्चन हम करते जाएंगे आपको मैं दिखाता जाऊंगा, आप भी साथ में अटेम्प्ट करते जाना, ठीक है। क्वेश्चन खुद से पढ़ना, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन देख लेना, उसका आंसर अपने से लगा लेना, फिर देखना कि मेरा आंसर सही है या गलत, ठीक है। उस हिसाब से टिक और क्रॉस लगाना और आखिर में खुद अपने आप से आप कैलकुलेट कर लेना कि आपके कितने मार्क्स 40 में से बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो ऐसा सभी कोई कर लेना, जिसने सब कुछ पढ़ा है वो भी, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी लिखते रहना, ठीक है। उसका क्या आपको हेल्प मिलेगी, आप कहोगे मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं तो यहाँ आंसर लिखने से क्या फ़ायदा, तो उसका क्या बेनिफिट होगा वो मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी आप बस यहाँ पर आंसर देते जाना, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं पहले। तो इसमें आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे, ए बी और सी। टोटल 31 क्वेश्चंस होंगे इस क्वेश्चन पेपर में। सारे ही जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी हैं। सेक्शन ए की बात करें तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 20 होगा। सारे ही क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के हैं और इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू, डायरेक्ट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके सेक्शन 1 में। सेक्शन बी की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 to 28 होगा। ये एसेशन रीजन टाइप क्वेश्चंस होंगे, ये भी 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन कैरी करेगा। फिर सेक्शन सी की बात करें तो इसमें 29 to 31 तक के क्वेश्चन होंगे और ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करेगा। ओवरऑल कोई चॉइस इसमें नहीं है, लेकिन इंटरनल चॉइस कुछ क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन है। तो चलिए हम डायरेक्ट अब पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन द लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद द पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो आप आंसर लगा लो, ठीक है। टाइम लेना है तो वीडियो पॉज भी कर सकते हो, उस हिसाब से देख लो ऑप्शन, उसके बाद आंसर लगा लो, ठीक है। तो आई होप आपने लिख लिया होगा आंसर कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है ए बी सी डी में से। तो अब मैं बताता हूँ इसका ऑप्शन क्या सही होगा। इसका ऑप्शन ए वाला सही होगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि उस प्रेसिपिटेट का नाम बताओ जो फॉर्म होगा जब लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। ये आपका लेड नाइट्रेट है, रिएक्ट करेगा इसके साथ पोटेशियम आयोडाइड, इसका फॉर्मूला होता है Ki। तो रिएक्ट करने पे प्रोडक्ट क्या बनाएगा आपका
लेड आयोडाइड यानी PbI2 बनाएगा, ठीक है, ये आपका लेड आयोडाइड है ये, ठीक है। और साथ ही साथ क्या बनाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है, ये बनाएगा। तो इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि प्रेसिपिटेट कौन सा होगा, तो प्रेसिपिटेट आपका ये वाला होगा, लेड आयोडाइड, और किस कलर का होगा, आपका येलो कलर का होगा, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन में मिल गई कि जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा। प्रेसिपिटेट इसमें कौन सा होगा, आपका लेड आयोडाइड, जो कि येलो कलर का होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड, यानी लाइट जो स्प्लिट होती है कई कलर्स में जो बढ़ जाती है, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं। तो आपने आंसर लगा लिया होगा, तो इसे हम कहते हैं डिस्पर्जन। जैसे मान लो ये आपका ऐसे प्रिज्म था, यहाँ से एक लाइट गई और ये कई हिस्सों में ये बढ़ गई, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं, ठीक है। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये जो रिएक्शन आपको दी है इसमें आपको बताना है कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। MnO2 रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, तो MnCl2 बना रहा है, H2O बना रहा है और Cl2 बना रहा है, ठीक है। तो भाई रिडक्शन क्या होता है, कैसे बताएं कौन चीज़ रिड्यूस हो रहा है। तो अगर रिडक्शन की हम बात करें, यहाँ R लिख रहे हैं, तो अगर उस सब्सटेंस से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है या उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो हम कहेंगे वो रिड्यूस हो रहा है। तो किस में ऑक्सीजन निकल रहा है या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो आप देखोगे तो आपको ये बंदा मिलेगा MnO2। यहाँ देखो MnO2 है, यहाँ पर क्या है MnCl2, यानी जो आपका मैंगनीज था उसके पास पहले ऑक्सीजन था लेकिन अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया है, और ऑक्सीजन के रिमूवल को ही हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो MnO2 रिड्यूस हुआ, इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। अच्छा ये भी बता दो कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा। अब तो भाई ये एक ही बचा, तो आप कह दोगे HCl होगा, लेकिन रीज़न भी चलिए हम बात कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन की हम बात कर ले। इसमें क्या होता है, अगर ऑक्सीजन उसमें ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो हम कहेंगे वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ देखो HCl है, यानी क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहाँ देखो Cl2 यानी हाइड्रोजन चला गया, और हाइड्रोजन के रिमूवल को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो HCl आपका ऑक्सीडाइज होगा। तो हमसे रिड्यूस का पूछा तो ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, यानी सबसे कम रिएक्टिव पहले, उसके बाद उससे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर उससे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, इस ऑर्डर में आपको लगाना है, ठीक है। तो आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमको 4 एलिमेंट्स दिए हैं, यानी गोल्ड दिया है, मर्क्यूरी दिया है, आयरन दिया है और मैग्नीशियम दिया है। तो इनमें सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, क्योंकि सबसे कम वाले को सबसे पहले सेट करना है। तो आपके बिल्कुल थर्ड वाले चैप्टर के अंदर रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है, वहाँ देखोगे तो सबसे जो लीस्ट रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव है, वो आपका गोल्ड होता है। तो गोल्ड हमारा सबसे पहले आएगा, ठीक है, तो AU लिख लिया। अगला कौन सा आएगा, तो उसी टेबल को अगर आपको याद होगा या आप याद कर लेना, तो उसमें देखोगे फिर आपका मर्क्यूरी आएगा, ठीक है, तो यहाँ Hg लगा दिया। उसके बाद आपका आयरन आएगा, ठीक है, Fe लगा दिया, और उसके बाद फिर हम मैग्नीशियम लगा देंगे, ठीक है, तो Mg हो गया। तो यही ऑर्डर होगा, इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा कि सबसे कम रिएक्टिव गोल्ड है, उससे ज़्यादा रिएक्टिव मर्क्यूरी है, उसके बाद फिर आयरन है, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इन चारों में से मैग्नीशियम है, ठीक है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, इन प्लास्टर ऑफ पेरिस 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज शेयर्ड बाई, ठीक है, आपने आंसर लगा लिया होगा। तो अब बात करते हैं, पहले ये देख लो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। अब इस हाफ का मतलब क्या है, यानी एक कैल्शियम सल्फेट का जो मॉलिक्यूल है उसके साथ आधा वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। तो भाई मॉलिक्यूल आधा तो होता नहीं कि आधा जुड़ जाएगा। यहाँ हाफ लिखने का मतलब जानते हो क्या है, कि एक जो आपका वाटर का मॉलिक्यूल होगा उसके साथ 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल जुड़े होंगे, ठीक है, इसीलिए कह रहा है, यानी इन दोनों को मिलाकर एक मॉलिक्यूल मिला है, तो कहेगा आधा तुम्हारा आधा मेरा, ठीक है। तो इसीलिए इसके साथ हम हाफ लगाते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaSO4, हाफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaSO4, 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaSO4, 4 फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaSO4, यानी वाटर के एक मॉलिक्यूल के साथ कितने कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल जुड़े हैं। तो भाई यहाँ मैंने दिखाया कि 2 जुड़े हुए हैं, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी 2 CaSO4 के मॉलिक्यूल को एक ही वाटर का मॉलिक्यूल मिला है बॉन्डिंग करने के लिए।
अब 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं। जब आयरन रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो बनाता है आपके Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस साथ में निकलती है। तो आपको बताना है इसमें जो वाटर है यानी H2O है उसका स्टेट क्या होगा, यानी वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा या एक्वस होगा। तो वैसे तो देखो किसी का स्टेट ऐसे नहीं पूछता कि हाँ इस सब्सटेंस का क्या स्टेट होगा, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके खास तौर से मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर में भी ये चीज़ दी हुई है और थर्ड चैप्टर में भी दी हुई है कि जो आपका आयरन है ना वो वाटर से ऐसे ही नहीं रिएक्ट करता। जब वाटर आपका गैसियस स्टेट में होगा यानी जब स्टीम फॉर्म में होगा, ठीक है, उसको हम हीट करेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, उस केस में ही आयरन रिएक्ट करेगा। उसके अलावा ये रिएक्ट नहीं करेगा यानी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो हमसे कह रहा है रिएक्शन होकर ये प्रोडक्ट बन गया, यानी रिएक्शन तो हो गई, इसलिए इसका स्टेट H2O का क्या होगा, गैस होगा, ठीक है, इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। अब 7वां वाला क्वेश्चन देखते हैं। डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो डेजर्ट प्लांट होते हैं यानी रेगिस्तानी इलाकों में जो प्लांट्स होते हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं, रात में लेते हैं, दिन में लेते हैं, हर टाइम लेते हैं, या जब सनलाइट प्रेजेंट होती है तभी लेते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भाई डेजर्ट प्लांट के साथ कहानी ये है कि भाई देखो डेजर्ट एरिया क्या होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप होती है, ठीक है, पूरा रेगिस्तान होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो जो प्लांट की लीव्स होती है ना उसमें ऐसे ऐसे होल्स होते हैं, जैसे स्टोमेटापोर्स कहते हैं। अब इन्हीं के थ्रू क्या होता है, गैस अंदर जाती है और इन्हीं के थ्रू गैस बाहर निकलती है। अब ये होल तो है ही, अब लीफ के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है ना, अगर ये स्टोमेटापोर जो है ओपन होगा तो वाटर भी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब खुद सोचो अगर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो इवेपरेशन ज़्यादा होगा, यानी पानी बहुत तेज़ी से भाप बन के उड़ेगा। तो अगर ये स्टोमेटापोर दिन में खुला रहेगा तो धूप की गर्मी की वजह से जो भी पानी इसको मिला था इस प्लांट को वो सारा तो उड़ जाएगा। तो पानी बचाने के लिए स्टोमेटापोर को क्लोज होना पड़ेगा कि बंद रहे, लेकिन बंद रहेगा तो गैस कैसे आ जाएगी? तो उसका ये जुगाड़ होता है कि भाई दिन में तो बंद रहता है, रात में खुल जाता है, क्योंकि रात में गर्मी कम हो जाती, इतना ज़्यादा इवेपरेशन नहीं होता, इसलिए रात में ही सिर्फ ये स्टोमेटापोर ओपन होता है और उसी टाइम आपका गैसेज एक्सचेंज होती है, यानी उसी टाइम कार्बन डाइऑक्साइड आती है और दिन में आपका बंद रहता है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा कि डेजर्ट प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं, रात में लेते हैं, ठीक है। अब आपका डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने ये भी क्वेश्चन ले लिया है। आपको बताना है नेम द पार्ट शोन विद द एरो इन द फिगर। ये जो एरो से यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, ये किस पार्ट को शो कर रहा है? तो यहाँ पर आपको ये दिया भी हुआ है कि किसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है यहाँ पर। तो ये पार्ट कौन सा है? ऑप्शन आप देख सकते हो, बोमन्स कैप्सूल, ग्लूमेरुलस, कंडक्टिंग डक्ट, रेंटल आर्टरी, क्या है? तो सिंपल सा है, अगर आपने डायग्राम देखा होगा, प्रिपेयर किया होगा तो आप बता सकते हो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। ये क्या है? ग्लूमेरुलस, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है ये तो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपको याद नहीं रखना। वैसे ये क्या करता है, आपका जो प्लाज्मा है ना उसको फिल्टर करता है, ठीक है। 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। किस मटेरियल का इस्तेमाल करके आप लेंस नहीं बना सकते? भाई देखो लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार दिखता है। तो वाटर का इस्तेमाल करके आप बना सकते हो, ठीक है। और इसका इस्तेमाल करके मैंने खुद बनाया था, मैंने भी एक लेंस बनाया था वाटर का इस्तेमाल करके, और लेंस भी बनाया था, और मैंने एक प्रोजेक्टर भी बनाया था बहुत पहले, जो बल्ब है उसको खाली करके और उसके अंदर पानी भर के एक प्रोजेक्टर बनाया था। आप YouTube पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि वाटर का इस्तेमाल करके आप लेंस कैसे बना सकते हो या आप प्रोजेक्टर कैसे बना सकते हो। तो प्रोजेक्टर में बेसिकली क्या होता है, लेंस ही होता है। तो वाटर ट्रांसपेरेंट होता है तो बना सकते हैं। ग्लास भी आपका ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास की मदद से, ग्लास का तो होता ही है लेंस। प्लास्टिक भी अगर आपकी ट्रांसपेरेंट है तो प्लास्टिक से भी बन सकता है, क्ले से आपका नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि क्ले आपका ट्रांसपेरेंट नहीं होता। तो हमसे ये पूछा था किसका इस्तेमाल करके हम नहीं बना सकते, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा, ये क्ले का इस्तेमाल करके नहीं बना सकते। 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ द रिंग ऑफ कार्टिलेज इन द थ्रोट ऑफ द ह्यूमन बींग्स। यानी इंसान का जो गला है उसके अंदर जो रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है उसकी क्या पर्पज़ होता है, क्या ज़रूरत होती है? तो इसको मैंने पूरा डायग्राम से डिटेल में एक्सप्लेन किया था, रिंग ऑफ कार्टिलेज का क्या काम होता है, ठीक है। तो आपने वीडियो देखी होगी तो आप बिल्कुल आसानी से कर ले जाओगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। इट इंश्योर्स द ईजी पैसेज ऑफ द एयर इनटू लंग, यानी आसानी से एयर लंग्स तक पहुंच जाए, इसलिए रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है। इंश्योर्स दैट द ब्रीदिंग रेट इज़ फास्ट, यानी इसकी वजह से ब्रीदिंग रेट फास्ट होता है। ये एयर को फिल्टर करता है जो लंग्स में जाती है, क्या ये काम है रिंग ऑफ कार्टिलेज का? या फिर ये इंश्योर करती है कि जो एयर पैसेज है वो कोलैप्स न करने पाए। तो भाई देखो बेसिकली कहानी क्या होती है, जैसे विंड पाइप है, हम ऊपर से देखें तो ऐसे गोल सा पाइप होता है ये, ठीक है, यानी क्रॉस सेक्शन व्यू देख रहे हैं, जैसे पाइप तो ऐसे होता है ना, तो ये जो गोल वाला हिस्सा है इसकी हम बात कर रहे हैं।
तो इसमें क्या होता है, ऐसे रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है, ठीक है, ऐसे रिंग टाइप का होता है, पूरा कंप्लीट नहीं होता, ऐसे आगे थोड़ा सा खुला रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब हम सांस अंदर ले जाते हैं ना, तो ये जो विंड पाइप होता है इस पर प्रेशर लगता है, अंदर की तरफ ऐसे दबाता है, क्योंकि जगह खाली हो गई, जब जगह खाली हो गई तो दबेगा। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो विंड पाइप है ये चोक हो जाए, बंद हो जाए, कोलैप्स कर जाए जिसे हम कहते हैं, यानी सांस ना अंदर ले पाओ ना बाहर ले जा पाओ। इसके लिए ये आपका जो ब्लू कलर से मैंने शो किया है, रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है, रिंग टाइप की लगी होती है, जो सपोर्ट करती है, इसको पकड़े रहती है कि दबने ना पाए अंदर, ठीक है। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। इसकी वजह से जो एयर पैसेज है वो कोलैप्स नहीं कर पाता। अब 11th वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ रियल इमेज फॉर्म बाय द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन व्हेन दे आर, यानी रियल इमेज कब बनती है। ये वाला स्टेटमेंट है एक्चुअली मीट और इंटरसेक्ट विद द ईच अदर। क्या ये बात सही है? तो हाँ भाई ये बात सही है, यानी जो लाइट रे हैं जब या तो मिले या एक दूसरे को काटते हुए निकल जाएं, ठीक है, तो यानी कहीं पर भी ये मिल गई तभी रियल इमेज बनेगी। तो ए वाली बात तो भाई बिल्कुल सही है। बी वाले में क्या कह रहे हैं, एक्चुअली कन्वर्ज एट अ पॉइंट। कन्वर्ज मतलब जैसे मान लो ये लेंस है, ये लाइट रे ऐसे जा रही है, ठीक है। एक तो ये अगर डाइवर्ज हो गई, दूर चली गई, तो भाई लाइट रे कैसे मिलेगी, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ठीक है। तो कन्वर्ज के केस में तो रियल इमेज नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि लाइट रे नहीं मिलेंगी। लेकिन डाइवर्ज में अगर कन्वर्ज होगी यानी ऐसे दबाएगी, ये मिलेगी आपस में, तो यहाँ जाकर ये मिल जाएगी। तो जब लाइट कन्वर्ज होगी यानी आकर किसी एक पॉइंट पे मिल जाएगी, उस केस में ही रियल इमेज फॉर्म होगी। तो ए वाला स्टेटमेंट भी सही है, बी वाला भी सही है। सी वाले देखते हैं, अपीयर्स टू मीट, यानी अब लगेगी मिलते हुए, तो नहीं, लगने की बात नहीं है, जब एक्चुअली में हकीकत में मिलेगी तभी। तो सी वाला ऑप्शन, सी वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, यहाँ भी देखो अपीयर यानी लगेगा ऐसा, तो लगने वाला नहीं है, एग्जैक्टली अगर मिलेगी तभी होगा। तो डी वाला स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बी देखो किस में है, सी में है, ए और बी, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। इसमें यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दे दिया है। क्या करना है, आपको बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा जिस मटेरियल से आपका ग्लास स्लैब बना है उसका, ठीक है, यानी ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है आपको। आपको स्पीड ऑफ लाइट दी है, ग्लास स्लैब में क्या लाइट है 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड, और एयर में आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। स्पीड आपको दी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ग्लास का बताना है, यानी ग्लास का जो मटेरियल है, जिस मटेरियल से बना है उसका बताना है। तो सिंपल सा आपके बुक में फॉर्मूला दिया है, जैसे हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसका निकालना है, ग्लास स्लैब का निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में भाई, दो ही मीडियम तो होते हैं ना, तो एक आपका ग्लास स्लैब है, दूसरा एयर, तो एयर के ही रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, क्योंकि ग्लास स्लैब का आपको बताना है। तो भाई जिसका पूछा होता है, ऐसे पहले आप लाइन खींच लोगे, जिसका आपको पूछा है, किसका पूछा है, ग्लास स्लैब का, तो उसकी वेलोसिटी आप नीचे लिख लो, ठीक है, यानी VG ग्लास स्लैब की वेलोसिटी, और दूसरा वाला मीडियम क्या है, एयर, उसकी वेलोसिटी ऊपर लिख लो। यानी डिनोमिनेटर में किसकी वेलोसिटी लिखोगे, जिसका आपको पूछा है, और न्यूमरेटर में दूसरे वाले मीडियम की, ठीक है। तो एयर में वेलोसिटी आपको कितनी दी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास स्लैब में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 10⁸ और ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1.5 आएगा। तो उसका ए वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, सिंपल था ये। 13 क्वेश्चन है, जो डेंजर सिग्नल लाइट होती है, यानी जहाँ पर खतरा दिखाना होता है, उसके लिए जो लाइट यूज़ होती है वो रेड कलर होती है। इसका रीज़न क्यों है? कहीं पर भी देखो, जैसे ट्रैफिक लाइट में भी देखो, तो वहाँ आपको रोकने को कहा जाता है तो रेड लाइट शो की जाती है, या कहीं पर भी खतरा होता है तो रेड लाइट जलती है। उसका क्या रीज़न है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। रेड लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है फॉग और स्मोक के द्वारा, क्या ये ऑप्शन सही है? या जो रेड लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट होती है, या जो रेड लाइट है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, बहुत ज़्यादा चमकदार होती है, इसीलिए उसको हम रेड यूज़ करते हैं कि दूर तक चमकेगी, दिखाई पड़ेगी, क्या ये रीज़न है? ये जो रेड लाइट है उसकी स्कैटरिंग जो है वो कम होती है फॉग और स्मोक के द्वारा। तो एक एक ऑप्शन को हम चेक करते हैं। तो रेड लाइट जो मोस्ट स्कैटर होती है क्या, फॉग और स्मोक के द्वारा। देखो स्कैटरिंग में क्या होता है, जैसे आपके फॉग या स्मोक के पार्टिकल्स इस तरह से होते हैं, अब कोई लाइट आ रही है, इस पर अगर टकराएगी तो इधर उधर जाएगी, बिखर जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा स्कैटर होगी उतना ज़्यादा ही बिखरेगी। अगर ज़्यादा बिखर जाएगी लाइट, ठीक है, यहाँ पड़ी लाइट इधर बिखर गई, तो लाइट जहाँ उसको पहुँचना था, मान लो यहाँ तक पहुँचना था, तो जब यहीं से टकरा के इधर उधर चली गई तो अपनी मंजिल तक कैसे पहुँचेगी? तो जो लाइट जितना ज़्यादा स्कैटर करेगी, यानी टकरा के रास्ते में ही बिखर गई, इधर उधर भाग गई, तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचेगी। अब बताओ, हमको खतरे की लाइट यूज़ करनी है, यानी हम चाहेंगे दूर तक वो लाइट पहुँचे, जो दूर तक बंदा है वहाँ तक लाइट पहुँचे, यानी ज़्यादा लाइट रे आगे तक पहुँचे। ये कब हो सकता है? जब स्कैटरिंग कम से कम हो, वो लाइट रे रास्ते में टकरा के कम बिखरे।
तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? लीस्ट स्कैटर, रेड लाइट जो है वो कम से कम स्कैटर होती है और ज़्यादा लाइट रे अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है, इसीलिए इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी बी वाला ऑप्शन कह रहा है कि रेड लाइट जो है उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, तो ऐसी बात नहीं है, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। और रेड लाइट ब्राइट होती है, तो ऐसी बात भी नहीं है। बाकी ए वाला ऑप्शन तो डी का ऑपोजिट ही है, तो ये गलत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका सही है। अब 14 क्वेश्चन देखते हैं। जब आपका इलेक्ट्रोलिसिस होता है वाटर का, ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, वो किस रेशियो में आपको देखने को मिलता है? तो जब आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, तो क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। तो इसका जो मॉलिक्यूल होता है वाटर का ब्रेक हो जाता है, यानी हाइड्रोजन अपना अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अपना अलग हो जाता है। तो सिंपल सी बात है यार, वाटर के जो मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ये देख लो। H2O यानी हाइड्रोजन आपका कितना है? 2 है, ऑक्सीजन आपका 1 है। तो आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो बताना है, यानी ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो 1:2। कौन सा ऑप्शन है ये? ए वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जब मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, तो जो आपका मैग्नीशियम है वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? 1, 2, 3, 4, कितने? तो आपका जो मैग्नीशियम है ना, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12 होता है, यानी 282 होता है। तो ये सारी चीज़ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है, ठीक है। आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसके पास 2 एक्स्ट्रा है। अगर ये दे दे तो इसका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा, यानी 8 तक फिल होना चाहिए, तो हो जाएगा। तो इसके पास 2 एक्स्ट्रा है। और क्लोरीन के पास क्या होता है? 1 की कमी होती है। तो मैग्नीशियम क्या है कि 2 देगा, लेकिन क्लोरीन को 1 ही चाहिए, तो ये क्लोरीन अपने एक दोस्त को और बुला लेगा, एक और क्लोरीन को बुला लेगा। तो 2 क्लोरीन को 2 मैग्नीशियम के, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से जो फॉर्मूला बनता है वो MgCl2 बनता है, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बनता है ये सब आपको थ्योरी वाले लेक्चर में मिल जाएगा। तो बेसिकली हमसे यही पूछा था कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो 2 इसके पास एक्स्ट्रा है, तो 2 लूज़ करेगा। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 वाला क्वेश्चन है, जो सेंटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, स्फेरिकल मिरर की हम बात करें तो वो क्या होता है? तो वो आपका होता है पोल। सी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी मिरर की बात करें तो ऐसे यहाँ पर पोल होता है। अच्छा, अगर लेंस की बात कर ले तो यहाँ पर जो सेंटर होता है वो आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है, ए वाला ऑप्शन। तो अगर लेंस का पूछता तो ऑप्टिकल सेंटर आपको लगाना है, यहाँ मिरर का पूछा है तो पोल इसका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल भी आपका आ सकता है। पूरा आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना है, लेकिन आंसर तो आप मार्क ही कर सकते हो। यहाँ आपको क्या दिया है? एक 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट हमको दी हुई है, ठीक है। एच की वैल्यू क्या है? वो 2 सेंटीमीटर। और जैसे मान लो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पहले हम देखें, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस आपका इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो यहाँ पर मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है, इसीलिए हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसे पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर +2 सेंटीमीटर वैल्यू लिखेंगे, साइन के साथ आपको वैल्यू लिखना है। मतलब वैसे तो लिख के दिखाना नहीं है, लेकिन अपने लिए लिखोगे तो जब वैल्यू पुट करोगे ना तो आपसे गलती नहीं होगी। आगे क्या दिया है? ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है, नहीं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है, 90 डिग्री पे रखा है। और कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, जिसकी फोकल लेंथ लेंस की दी हुई है 10 सेंटीमीटर, यानी एफ की बात कर रहा है। वो कितना दिया हुआ है? 10 दिया है, 10 सेंटीमीटर। अब पॉजिटिव होगा या निगेटिव? तो भाई लेंस के बारे में, कॉन्वेक्स लेंस की बात करो अगर, तो लाइट रे ऐसे जाकर कहाँ मिलती हैं, ठीक है। 2 लाइट रे पैरेलल जा रही हैं, तो वो आगे ऐसे मिलती है, यहाँ पर फोकस में मिलती हैं। तो फोकस किधर है? लेंस के राइट साइड है, और राइट साइड हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पर एफ क्या होगा? +10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है लेंस से वो 15 सेंटीमीटर है। अब डिस्टेंस आप कैसे मेज़र करोगे? इधर आपको लेफ्ट साइड मेज़र करना पड़ेगा, और लेंस से जो लेफ्ट साइड की डिस्टेंस है वो निगेटिव लेते हैं, यानी आपकी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू, जिसे हम डिनोट करते हैं, वो -15 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इतनी कहानी आपको पता चल गई। अब हमको क्या करना है? यहाँ पर सिंपल से मेरा लेंस फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू निकालना है। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u। आपको क्या निकालना है? देखो यहाँ पर देखो एक करेक्शन है, मैग्नीफिकेशन आपको नहीं निकालना है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आपकी सेंटीमीटर में नहीं होती, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्शन करना है। यहाँ आपको हाइट ऑफ इमेज निकालना है, यानी जो इमेज फॉर्म होगी उसकी हाइट क्या होगी, ठीक है। मैग्नीफिकेशन नहीं निकालना। तो हाइट आप कैसे निकालोगे? अब किस फॉर्मूले में हाइट का यूज़ होता है, तो आप याद करोगे तो आपको याद आएगा। तो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है लेंस के लिए, वो क्या होता है? H-/H। H- क्या है? हाइट ऑफ इमेज है, और H क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या है? V/U, ठीक है।
तो भाई हमको h की वैल्यू दी हुई है, u की वैल्यू दी हुई है। अगर किसी तरह से हम v की वैल्यू निकाल लें तो हमारे h डैश की वैल्यू निकल आएगी। यानी सिंपल पहले v निकाल लो, उसके बाद आगे बात करते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो 1/v की वैल्यू क्या होगी इस फॉर्मूले से, 1/f प्लस 1/u। अब वैल्यू पुट करो, 1/10 हो जाएगा और u की वैल्यू माइनस है तो ये माइनस हम यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, 1/15 हो जाएगा। एलसीएम लोगों कितना होगा 30, 10 3 जा माइनस 15 2 जा यानी 1/30। तो 1/v की वैल्यू 1/30 यानी v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और साइन भी क्या है आपका पॉजिटिव ही है। ठीक है, निगेटिव तो आया नहीं यहाँ पर, 3 - 2 तो 1 ही होता है पॉजिटिव में। ठीक है, तो v की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ गई। ठीक है, इतनी बात हमको पता चल गई। यानी अब हम इससे मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होता है v/u होता है, यानी v की वैल्यू 30 और u हमारा -15। तो 15 2 जा 30 यानी m की वैल्यू -2 होती है। और m की वैल्यू का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है h डैश अपॉन h। h की वैल्यू आपको दी हुई यानी h डैश अपॉन h क्या दिया हुआ है देखो 2 सेंटीमीटर, पॉजिटिव में 2 सेंटीमीटर। यानी h डैश निकालने के लिए ये 2 जाकर इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा -4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है, बी वाला सही होगा -4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका। ठीक है, आप साथ ही साथ आंसर मार्क करते जाओ। आई होप आपने वीडियो पॉज करके खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और आंसर निकाला होगा। ठीक है, 18 क्वेश्चन है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो जो लंग्स के अंदर एंटर करता है तो कहाँ एंटर करता है। तो भैया हम हार्ट बना लेते हैं। वैसे मैंने डिटेल में बिल्कुल फ्लो डायग्राम से और हर तरीके से इसे बिल्कुल ईजी वे में एक्सप्लेन कर दिया है थ्योरी वाले लेक्चर में, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, एक बार देखोगे तो पूरी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ह्यूमन हार्ट क्या होता है, 4 चैम्बर होते हैं। ये आपका लेफ्ट एट्रियम होता है, ये आपका राइट एट्रियम होता है, फिर ये राइट वेंट्रिकल होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ऊपर आपका ये लंग्स है, तो लंग्स से जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन एंटर करता है तो ब्लड क्या होता है ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी ऑक्सीजन रिच हो जाता है, अच्छा खासा उसके पास ऑक्सीजन आ जाता है। तो ये निकल के कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर एंटर करता है। तो ये हमसे पूछा था कि लंग से निकल के कहाँ जाता है, तो लेफ्ट एट्रियम में जाता है। ए वाला ऑप्शन का सही होगा। लेकिन साथ ही साथ मैं और भी चीज़ बता देता हूँ आपको कि लेफ्ट एट्रियम से भी कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल कर बॉडी के सारे पार्ट तक जाता है, लंग्स को छोड़कर सब जगह जाता है। वहाँ सेल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो उस ऑक्सीजन के इस्तेमाल के एनर्जी निकल जाती है, फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ मैंने पढ़ाई हैं। तो यहाँ से ब्लड निकलता है डीऑक्सीजनेटेड वाला। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ये कहाँ इंटर करता है, आपके राइट एट्रियम के अंदर इंटर करता है। ठीक है, फिर ये जाता है राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से निकल के वापस लंग्स में जाता है। तो पूरा मैंने स्ट्रक्चर बता दिया कि हार्ट में कैसे ब्लड सर्कुलेट करता है। डिटेल वीडियो आप हमारी थ्योरी वाली क्लास में देख सकते हो। तो ठीक है, इसको तो बता ही दिया था, ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। 19 वाला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नॉन मेटल वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। देखो नॉन मेटल की अगर हम बात करें ना तो जनरली आपको या सॉलिड स्टेट में मिलेगा या गैसेज स्टेट में। लिक्विड स्टेट में आपको कौन सा मिलेगा, ब्रोमीन मिलेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको याद रख लेना है। अब 20th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आपका सिल्वर क्लोराइड है उसे हम स्टोर करते हैं एक डार्क कलर की बॉटल में। किस लिए स्टोर करते हैं, ठीक है, डार्क कलर वाली बॉटल में क्यों स्टोर करते हैं। क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है कि भैया डार्क बॉटल में रखो, अंदर दिखाई ना पड़े कि सिल्वर क्लोराइड है, नहीं कोई चोरी कर लेगा, क्या इसलिए। या बहुत ज़्यादा चमकता है कि भाई उसकी चमक बाहर ना आने पाए इसीलिए हम रखते हैं। या फिर ये डिकम्पोज हो जाता है जब इस पर सनलाइट पड़ती है, या ये सिकुड़ जाता है यानी इसका वॉल्यूम कम हो जाता है जब इस पर सनलाइट पड़ती है। तो हम नहीं चाहेंगे भाई सिकुड़ के इसका वॉल्यूम कम हो जाए, छोटा हो जाए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो भाई आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आराम से लगा दोगे, इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्योंकि जो डार्क कलर की बॉटल होगी ना उसके अंदर सनलाइट एंटर नहीं कर पाएगी। अगर सनलाइट एंटर करी तो सिल्वर क्लोराइड क्या होगा, इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, यानी इसका सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन इसका अलग हो जाएगा। तो हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब हम सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 28 में आपको क्या होगा, 2 स्टेटमेंट लिखी होंगे। पहला वाला स्टेटमेंट आपका एसर्शन वाला होगा। ठीक है, एसर्शन लिखा होगा, उसके आगे स्टेटमेंट लिखा होगा, और दूसरा वाला आपका रीज़न होगा। यानी कहने का मतलब ये है, ऐसे आपका एसर्शन लिखा होगा, ए पूरा एसर्शन भी लिखा हो सकता है या ए सिर्फ लिखा हो सकता है। ठीक है, और उसके आगे एक स्टेटमेंट लिखा होगा, यानी एक बात लिखी होगी। ठीक है, इसी तरह एक दूसरा होगा रीज़न आर करके, उसके आगे एक बात लिखी होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिखेगा। सही आंसर आपको चूज करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। अब देखो जो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें जो ऑप्शंस होते हैं
वो सेम होते हैं, जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में ऑप्शन सेम होंगे। तो अब जान लेते हैं ए बी सी डी में क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ए वाला ऑप्शन आप तब टिक करोगे, यानी कोई क्वेश्चन दिया है उसमें आपको ए बी सी डी में से एक ऑप्शन चूज करना होगा ना जो सही वाला होगा। तो ए वाला ऑप्शन आप तब करेक्ट लगाओगे जब असर्शन और रीज़न यानी ए और आर में जो बात लिखी है वो सही है, ठीक है, जो स्टेटमेंट लिखा है वो सही है और आर के अंदर जो बात लिखी है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन में लिखी हुई बात का। तब आप ए वाले ऑप्शन को टिक करोगे। कहने का मतलब ये है, मान लो असर्शन में आपके लिखा हुआ है, अच्छा पहले मान लो कि आप स्कूल नहीं गए आज, ठीक है, ये बात सच है कि आप स्कूल नहीं गए। और दूसरी बात ये है कि आज संडे है, ठीक है, ये दो बात मान लो कि आज ऐसा ही है, आज संडे है और आज आप स्कूल नहीं गए। आपने असर्शन में लिखा कि आज मैं स्कूल नहीं गया, ठीक है, रीज़न में लिखा कि आज संडे है, तो ए वाली बात भी सही है, आप स्कूल सच में नहीं गए हो और आज संडे है, रीज़न में जो बात लिखी है वो भी सही है। अगर मैं पूछूं कि ए वाली बात का एक्सप्लेनेशन क्या है, यानी अगर मैं पूछूं कि आप स्कूल क्यों नहीं गए, तो आप कहोगे मैंने आर वाले में लिखा तो है क्या संडे है, तो संडे है किसी को भी बताओगे तो ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा भाई संडे को तो हॉलीडे रहता ही है, स्कूल इसलिए नहीं गए क्योंकि आज संडे है। तो इतना ही बता देना काफ़ी होता है, यानी ए वाली जो बात है उसका एक्सप्लेनेशन आर में हमारे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में जब दोनों बात सही है और आर वाली जो लिखी बात है वो ए वाली बात का एक्सप्लेनेशन है, यानी ए वाली बात का रीज़न दे रहा है, तो आप ए वाला ऑप्शन टिक करोगे, ठीक है। अब बी वाले ऑप्शन आप तब सेलेक्ट करोगे जब ए और अब आर में दोनों में जो बात लिखी है वो सही है, लेकिन आर वाली जो बात है सही तो है लेकिन ए वाली बात का यानी असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो असर्शन में, अच्छा पहले मान लो कि आप स्कूल आज नहीं गए और आज मंडे है, आज कौन सा दिन है, आज मंडे है, ये मान लो। तो असर्शन में आपने लिखा आज मैं स्कूल नहीं गया, ठीक है, रीज़न में आपने लिखा आज क्या है, मंडे है, तो असर्शन वाली बात भी सही है, आप स्कूल नहीं गए, रीज़न में जो बात लिखी है वो भी सही है कि आज मंडे है, लेकिन रीज़न में लिखी हुई बात ए वाली बात को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। अगर मैं आपसे पूछूं आप स्कूल क्यों नहीं गए, तो आप ये जवाब थोड़ी ना दोगे कि आज मंडे है, आप ये कहोगे कि आज संडे है तो समझ में आता है कि हाँ भाई संडे का मतलब आज छुट्टी है, लेकिन मंडे कभी स्कूल ना जाने के रीज़न नहीं हो सकता। कभी किसी को सुना कोई कहे कि आज क्यों नहीं गया स्कूल, तो कहेगा आज तो मंडे है, तो मंडे वाली बात ए वाली बात को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। तो जिस क्वेश्चन में भी दोनों बात सही है, सेशन में लिखी हुई बात और रीज़न में लिखी हुई बात सही है, लेकिन आर में लिखी हुई बात ए वाली बात का एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी ए वाली बात का रीज़न नहीं दे रहा है, यानी दोनों में अपनी अलग अलग बात लिखी है और दोनों ही सही है, तो उस केस में आप बी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। बाकी रही सी वाला ऑप्शन तब टिक करोगे जब असर्शन वाला यानी ए वाली बात सही है और रीज़न वाला गलत है। डी आप तब सेलेक्ट करोगे जब ए गलत है और आर सही है। चलिए क्वेश्चन हम देखेंगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21, असर्शन में क्या स्टेटमेंट लिखा है, आफ्टर वाइट वॉशिंग द वॉल अ शाइनी वाइट फिनिश ऑन वॉल इज ऑब्टेन्ड आफ्टर 2 और 3 days। अच्छा पहले आप खुद से वीडियो पॉज करके पढ़ लो, ऑप्शन सेलेक्ट कर लो अगर आप समझ गए हो असर्शन रीज़न की किस तरह से अटेम्प्ट करना है। आई होप आपने आप कर लिया होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। असर्शन में लिखा है कि जब वाइट वॉशिंग करते हैं यानी चूने वगैरह जैसे पेंट करते हैं ना वॉल की, तो क्या होता है एक चमक सी आ जाती है 2-3 दिन बाद। ठीक है, आपने चूने वगैरह से अपनी दीवार की पेंट कराया, पुताई कराई और 2-3 दिन बाद देखोगे एक चमक सी आ जाएगी। तो बात सही है, आपकी बुक में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, आपने पढ़ा होगा तो समझ गए होगे कि ए वाली बात तो सही है। ठीक है, असर्शन वाली बात तो हमारी सही हो गई। अब चलिए रीज़न वाली बात भी देख लेते हैं। रीज़न में क्या लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि एक चमकदार सफ़ेद फिनिश देता है। तो रीज़न में जो बात लिखी है वो गलत है। गलत इसलिए है कि आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता, बल्कि रिएक्शन क्या होती है, आपका कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तब आपका क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और साथ में आपका वाटर। ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। तो ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है इसी की वजह से एक शाइनी वाइट फिनिश आती है। ठीक है, चमकदार सफ़ेदी इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आती है, क्योंकि धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है तो 2-3 दिन में ये रिएक्शन पूरी तरह से हो जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो रीज़न में जो बात लिखी है वो गलत है, ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती। तो कौन सा टिक करोगे आप, असर्शन सही है, रीज़न गलत है, सी वाला टिक करोगे, ए ट्रू और आर फॉल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन में क्या लिखा हुआ है, लिम्फ इज़ अ रेड कलर फ्लूइड, यानी लिम्फ क्या है,
एक लाल कलर का फ्लूइड है जो कि फिल रहता है कहाँ पर, इंटरसेलुलर स्पेसेस में, जो कि टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट रहती है, यानी अलग अलग सेल्स हैं उसके बीच में कुछ खाली जगह होगी, ठीक है, वहीं पर ये भरा होता है। तो क्या ये बात सही है? तो भाई बात देखो गलत है। गलती इसमें सिर्फ एक है, वो ये कि रेड कलर जो लिखा है, लिम्फ आपका क्या होता है, कलरलेस होता है। मैंने पूरा डायग्राम से अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया है अपनी थ्योरी वाली क्लास में कि क्या होता है, लिम्फ किस तरह से बनता है, कैसे उसका पूरा सिस्टम चलता है, ठीक है, सारी चीज़ें डिटेल में मैंने पढ़ाई है, आप वीडियो जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट से। तो ये बात गलत है, बाकी सारी बात सही है कि ये फिल रहता है इंटरसेलुलर स्पेसेस में। तो एसर्शन में क्या है, एसर्शन वाली बात हमारी गलत है क्योंकि रेड कलर नहीं होता बल्कि कलरलेस होता है। अच्छा, हम रीज़न देख लेते हैं। लिम्फ क्या करता है, ड्रेन होता है इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो जो आपका लिम्फ है यानी ये जो फ्लूइड है ये क्या करता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है, यानी एक तरह से ट्यूब टाइप का होता है जिसे हम लिम्फेटिक कैपिलरीज कहते हैं, पतले पतले होते हैं छोटे छोटे। उसी ट्यूब के अंदर ये जो लिम्फ है वो ड्रेन हो जाता है, यानी चला जाता है इंटरसेलुलर स्पेसेस से निकल के। तो रीज़न में जो बात लिखी है वो सही है। तो कौन सा ऑप्शन आप टिक करोगे, असर्शन गलत और रीज़न सही, तो डी वाला टिक करोगे क्योंकि यहाँ पर ए फॉल्स आर ट्रू, ठीक है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। अब 23rd वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें असर्शन की हम बात कर लें। अच्छा, पहले आप क्या करो, वीडियो पॉज करके खुद से अटेम्प्ट कर लो, क्वेश्चन पढ़ लो और आंसर देख लो, फिर आगे स्टार्ट करना। अब ये मैं आगे नहीं बताऊंगा, आप खुद ही से कर लेना। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए आप वीडियो पॉज करके अपना पढ़ के उसके बाद जो आपको सही लगता है वो अपना पेपर में जो लिख रहे हो आंसर वहाँ लिख के उसके बाद फिर आप रिज्यूम करना, ठीक है। तो आगे से मैं डायरेक्ट अपना एक्सप्लेन करता जाऊँगा, आप खुद ही से अपना अटेम्प्ट कर लेना पॉज करके। तो असर्शन में लिखा है जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं ना वो आमतौर से कॉपर या एल्युमिनियम के बने होते हैं। तो क्या बात सही है? तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप जानते होगे कि हाँ बात सही है, जो खाना बनाने के बर्तन है वो कॉपर और एल्युमिनियम के बने होते हैं। अच्छा, जब एनसीईआरटी पढ़ोगे, मैंने चैप्टर पढ़ाया है तो वहाँ ये चीज़ बताई भी है कि वहाँ पर आपको दिया नहीं हुआ है कि खाना बनाने वाले बर्तन किस चीज़ के बने होते हैं, लेकिन वहाँ पर आपके बुक में आपसे पूछा है कि बताओ खाना बनाने के बर्तन जनरली किस चीज़ के बने होते हैं। तो मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि देखो एनसीईआरटी में जहाँ कोई क्वेश्चन आपको पूछ ले और उसका आंसर आपके बुक में ना लिखा हो तो भी उस क्वेश्चन को आपको सर्च करना है क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो खैर मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो वो सारे क्वेश्चन तो कवर करा ही दिए हैं, तो सब कुछ वहाँ कवर ही हो गया है, ठीक है। तो असर्शन वाली बात सही है। अच्छा, रीज़न हम देख लेते हैं कि जो कॉपर और एल्युमिनियम मेटल्स है ना ये एक गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, यानी हीट को बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट करने का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये बर्तन है, ठीक है, नीचे आप आग जलाओगे, अब इसका नीचे का हिस्सा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। जो बर्तन है वो मान लो उसकी मोटाई इतनी है, ठीक है, अब यहाँ नीचे आग जल रही है। अगर ये बर्तन अच्छा कंडक्टर होगा यानी हीट को अच्छे से कंडक्ट कर लेगा तो यहाँ से हीट बहुत जल्दी ऊपर वाले हिस्से में पहुँच जाएगी क्योंकि यहाँ पर आपके क्या है, खाने वाली चीज़ है भरी हुई है, तो हीट इसमें पहुँच जाएगी तो जल्दी से आपका खाना क्या हो जाएगा, वो जो फूड है हीट होने लगेगा और खाना पक जाएगा। लेकिन अगर ये पुअर कंडक्टर होगा तो यहाँ से हीट यहाँ पहुँचने में बहुत मुश्किल से पहुँचेगी और बहुत कम पहुँचेगी। ज़्यादातर हीट तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, इधर उधर चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बहुत कम हीट यहाँ पहुँचेगी। तो कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस अगर ज़्यादा हीट का कंडक्टर होगा यानी बहुत अच्छा वेरी गुड हीट का कंडक्टर होगा तो उसी को हम इस्तेमाल करेंगे बर्तन बनाने में, क्योंकि बर्तन में हम क्या करते हैं, खाने गर्म करते हैं, तो हम चाहेंगे कि वो बर्तन बहुत जल्दी से गर्म हो जाए ताकि उसके अंदर रखा हुआ खाना गर्म हो जाए। तो जो रीज़न में बात लिखी वो सही है कि कॉपर और एल्युमिनियम के मेटल क्या है, बहुत अच्छे कंडक्टर हैं हीट के। तो ए भी सही, आर भी सही। अच्छा, जो रीज़न में जो बात लिखी है क्या वो ए वाली बात को एक्सप्लेन कर रही है कि अगर मैं पूछूं कि खाने के जो बर्तन है वो कॉपर और एल्युमिनियम के क्यों बनाए जाते हैं तो क्या रीज़न दोगे? तो उसका रीज़न यही होगा क्योंकि जो कॉपर और एल्युमिनियम है ये बहुत अच्छे कंडक्टर हैं हीट के। तो देख रहे हो रीज़न हो गया है ना, यानी रीज़न में जो स्टेटमेंट लिखा है वो एक्सप्लेन कर रहा है ए वाली बात को कि अगर मैं पूछूं कि ए वाली बात क्यों सही है तो आप इस रीज़न वाले लिखा हुआ स्टेटमेंट को कहोगे यहाँ पर रीज़न लिखा हुआ है। तो जब कभी ऐसा होता है तो कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे? ए भी सही है, आर भी सही है, और आर में जो बात लिखी है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। असर्शन में क्या लिखा हुआ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंक्लूडिंग द स्फेरिकल सरफेस। यानी जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सारे ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कोई भी सरफेस हो वहाँ से रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो वहाँ पर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा सकते हैं, चाहे वो सरफेस आपकी स्फेरिकल ही क्यों ना हो। तो ये बात सही है। रीज़न की बात करें, इसमें लिखा हुआ है इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो हमेशा वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। तो ये बात भी सही है क्योंकि इमेज प्लेन मिरर के केस में हमेशा कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है।
यानी ये आपका ऐसे मिरर है, ठीक है। आप यहाँ सामने खड़े होगे तो जब मिरर में देखोगे तो ऐसा लगेगा कि मिरर के पीछे आप हो, ठीक है, पीछे इमेज बनेगी। तो ये तो हो गया वर्चुअल। इरेक्ट क्या होता है? इरेक्ट का मतलब सीधी, यानी अगर आप शीशे में अपने आप को देखोगे तो सीधे ही दिखाई पड़ते हो ना, ऐसा तो है नहीं कि सर नीचे पैर ऊपर हो जाए। तो दोनों बात यहाँ पर सही है, लेकिन असर्शन में जो बात लिखी है क्या रीज़न उसका एक्सप्लेनेशन दे रही है? कि अगर मैं पूछूं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सारी ही जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पर अप्लाई क्यों होता है, तो आप क्या रीज़न दोगे? इसलिए कि प्लेन मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। भाई देखो, दोनों बात बिल्कुल अलग है। वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है, यहाँ पर प्लेन मिरर की बात हो रही है। दोनों एक अलग चीज़ है, लेकिन हाँ, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। यानी असर्शन वाली बात भी सही है, रीज़न वाली बात सही है, लेकिन रीज़न में जो बात लिखी है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही है। तो इसीलिए हम बी वाला ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करेंगे कि ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। अब 25वां वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें असर्शन में क्या लिखा है? सन अपीयर्स वाइट एट नून, यानी दोपहर के टाइम सन कैसा दिखाई पड़ता है? वाइट। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। रीज़न की बात करें तो रीज़न में क्या लिखा है? लाइट फ्रॉम द सन ओवर हैव टू ट्रेवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर टू रीच अस। तो भाई देखो, बेसिकली होता क्या है, जैसे ये हमारी अर्थ है, बहुत डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके लिए तो पूरी क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है। जिसने ये टॉपिक पढ़ा होगा वो समझ जाएगा, और जिसने नहीं पढ़ा है वो थोड़ा सा आइडिया लगा सकता है। बाकी तो पूरा अच्छे से इस टॉपिक को समझना पड़ेगा, तभी बात समझ में आएगी, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। यहाँ मान लो हमारा ये सन है, ठीक है। अब दोपहर में क्या होगा? जैसे आप यहाँ पर खड़े हो तो सन बिल्कुल आपके ऊपर होगा, लेकिन शाम के टाइम क्या होगा? ये सन ऐसे ट्रैवल करते हुए कहाँ पहुँच जाएगा? ऑलमोस्ट मान के चलो यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। अब डिस्टेंस देखो, दोपहर के टाइम में लाइट सन से निकलेगी तो उसको यहाँ से यहाँ आने में ये डिस्टेंस छोटी है, इससे हम कंपेयर करें। और शाम के टाइम जो लाइट रे सन से निकलेगी, देखो वो यहाँ पहुँचेगी। तो इस वाली डिस्टेंस को हम D1 मान लें, इसको D2 मान लें, तो देख के ही बता सकते हो जो D1 है ये छोटी है डिस्टेंस। तो जब छोटी डिस्टेंस से कवर करनी पड़ेगी ना, तो स्कैटरिंग कम होगी। यानी जो सन से लाइट निकलेगी उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, तो लाइट रेज में स्कैटरिंग कम होगी तो साथ की साथों पहुंच जाएंगी, और 7 कलर अगर मिक्स रहेंगे एक साथ तो हमें वो लाइट वाइट दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो असर्शन वाली बात भी सही है, रीज़न वाली बात भी सही है। अब हमें आखिरी चीज़ ये चेक करनी है कि जो रीज़न में बात लिखी है वो ए वाली बात को एक्सप्लेन कर रहा है। तो हाँ, बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है। कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सन वाइट क्यों अपीयर होता है, तो रीज़न में आप क्या लिखोगे? इसलिए क्योंकि लाइट जो सन से निकल रही होती है नून के टाइम, यानी सर के ऊपर होता है सन उस समय, तो उसे छोटी डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है थ्रू द एटमॉस्फियर हमारे तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो असर्शन वाली बात का जो रीज़न है वो रीज़न में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम ए वाला ऑप्शन इसे सेलेक्ट करेंगे। 26 क्वेश्चन है, असर्शन में क्या लिखा हुआ है? डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय द सनलाइट इज एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपका जो सिल्वर क्लोराइड है उसका जब डिकम्पोजिशन होता है तो क्या बनता है? सिल्वर और क्लोरीन, ठीक है। ये बात तो यहाँ तक सही है। कैसे होता है? सनलाइट जब इस पर पड़ती है। तो ये एग्जाम्पल किसका है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो असर्शन वाली बात तो सही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, रीज़न में क्या बात लिखी हुई ये भी हम देख लेते हैं। रीज़न में लिखा हुआ है कि वो रिएक्शन जहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो भाई रीज़न भी सही है कि हाँ, एंडोथर्मिक उसे कहेंगे जहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अब जो रीज़न में बात लिखी हुई है क्या वो ए वाली बात का एक्सप्लेनेशन दे रही है? तो हाँ, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन दे रही है। कि अगर मैं पूछूं कि डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, तो इसलिए है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और उससे डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा रहा है, इसीलिए हम उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका वाला भी ए वाला ऑप्शन सही होगा। 27 है असर्शन, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन दैट सीन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। यानी जो आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो पानी में रहते हैं उनका जो ब्रीदिंग रेट है वो बहुत फास्ट होता है, यानी जल्दी जल्दी वो सांस लेते हैं। अगर हम कंपेयर करें टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से, यानी जो ज़मीन पर रहते हैं, उनके कंपेरिजन में पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म ज़्यादा तेज़ी से सांस लेते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। मैंने इसे एक्सप्लेन भी किया है, पढ़ाया भी है। और रीज़न की बात करते हैं, इसमें क्या लिखा है? द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ एक और चीज़ होनी चाहिए, ऑक्सीजन इन द वाटर, पानी की बात हो रही ना। तो पानी में क्या होता है? ऑक्सीजन डिजॉल्व रहती है। तो पानी में जितनी ऑक्सीजन डिजॉल्व वाली है उसका अमाउंट बहुत कम होता है अगर हम कंपेयर करें एयर से। तो एयर में 21% होता है, लेकिन वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो बहुत कम होती है।
तो रीज़न वाली बात भी सही है, असर्शन वाली बात भी सही है। और आप देखो तो रीज़न में जो बात लिखी है वो ए वाली बात का एक्सप्लेनेशन है कि अगर मैं पूछूं कि पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म तेज़ सांस क्यों लेते हैं, तो आप कहोगे इसीलिए सांस लेते हैं क्योंकि पानी में ऑक्सीजन कम है, तो एक बार जब सांस लेंगे तो थोड़ी सी ऑक्सीजन जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा ताकि जो ऑक्सीजन की उनकी ज़रूरत है वो पूरी हो सके टाइम से। ठीक है, तो इसका भी ए वाला ऑप्शन सही होगा। 28 वाले का असर्शन है द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी पावर क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f। क्या ये बात सही है? बिल्कुल बात सही है, असर्शन हमारा सही हो गया। रीज़न की बात करें तो यहाँ कह रहा है कि अगर फोकल लेंथ को हम मिलीमीटर में एक्सप्रेस करें, यानी फोकल लेंथ की वैल्यू हम mm में रखें, तो पावर की वैल्यू हम डायोप्टर में लिख सकते हैं। यानी अगर मान लो हमको f की वैल्यू मिलीमीटर में दी, मान लो 10 मिलीमीटर दी हुई है, तो हम पावर कैसे निकालेंगे? P इज इक्वल टू 1/f, यानी 1/10 रखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो डायोप्टर में आएगी। तो क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल गलत है। हम इस फॉर्मूले में यानी P इज इक्वल टू 1/f में जो फोकल लेंथ की वैल्यू रखेंगे ना, वो मिलीमीटर में नहीं रखेंगे, मीटर में रखेंगे। कहीं पर भी आपको वैल्यू दी हो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, तो पहले आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब इस फॉर्मूले में पुट करोगे, तब जो पावर की वैल्यू आएगी वो डायोप्टर में होगी। ठीक है, तो यहाँ रीज़न वाली बात गलत है। तो असर्शन सही, रीज़न गलत। कौन सा होगा? ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स, सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। तो मैंने आपको 28 क्वेश्चन तक लिखने को कहा था, 1 2 3 इस तरह नंबरिंग डालने को। अब आगे आप कैसे नंबरिंग डालोगे वो हम देख लेते हैं, क्योंकि हम सी पार्ट पे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम केस स्टडी वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो आप ऐसे डालना 29.1 यानी 29 वाले क्वेश्चन का पार्ट 1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5। ठीक है, तो ऐसे 5 पार्ट रहेंगे। इसी तरह आप 30.1 से लेकर 30.5 तक लिख लेना और 31.1 से लेकर 31.5 तक, इस तरह लिख लो और उसके बाद आंसर देते जाना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो पहले इसमें ये लिखा है कि 29 से 31 आपके, इसमें आपको 5 सब पार्ट दिए होंगे, उसमें से कोई 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, हर केस स्टडी में आपको 5 क्वेश्चंस दिए होंगे, उन 5 में से 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहली केस स्टडी देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इसको आप पहले खुद से अटेम्प्ट कर लो। कैसे करोगे? देखो यहाँ पर मैं फिगर आपको शो कर देता हूँ पूरी। ठीक है, फिगर यहाँ से देख लो। बाकी जो थ्योरी वाला पार्ट है, जैसे यहाँ पर आई स्टूडेंट टुक 1 ग्राम, ये पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपने डिस्क्रिप्शन ओपन कर लिया होगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहाँ लिखा होगा केस स्टडी, उसके नीचे देख रहे होगे क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 की थ्योरी जो यहाँ पर लिखी हुई है वही डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिखी होगी, तो वहाँ से आप पढ़ लो। डायग्राम देखना हो तो वीडियो पॉज करके ये डायग्राम बना हुआ उसे देख लो। उसके नीचे जो 5 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, वो आप देख के अटेम्प्ट कर लो। जो भी आंसर आपको लगते हैं उनमें से किसी 4 पार्ट के आपको आंसर देने हैं। ठीक है, 5 आपको नहीं देने हैं, कोई 4 ही के आंसर देने हैं, एक आपको उसमें से ब्लैंक ही छोड़ देना है। तो खुद से पढ़ के एक बार अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप कर सकते हो। तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, आंसर दे दिया होगा। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसके लिए तो आपको पूरी थ्योरी वाली क्लास ही देखनी पड़ेगी, लेकिन जितना हो सकेगा मैं डिटेल में से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि स्टूडेंट ने 1 ग्राम सॉलिड NaCl लिया, यानी सोडियम क्लोराइड जो आपका टेबल सॉल्ट होता है। किस में लिया? एक साफ़ सुथरे सूखे टेस्ट ट्यूब में, और इस तरह से कुछ अपरेटस को सेटअप किया उसने, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? फिर वो क्या करता है, देखो NaCl डाला टेस्ट ट्यूब के अंदर, बिल्कुल सूखा साफ़ सुथरा टेस्ट ट्यूब था, उसमें NaCl डाला। अब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला इसमें, यानी H2SO4 इस टेस्ट ट्यूब में, और उसने ये ऑब्जर्व किया कि एक गैस बाहर निकल रही है डिलीवरी ट्यूब से। फिर जो गैस निकल रही थी उसको उसने टेस्ट किया, एक बार ड्राई और दूसरी बार वेट ब्लू लिटमस पेपर से। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछा है यहाँ पर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, यानी 29.1 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? देखो जब हम मिक्स करेंगे NaCl और H2SO4 को, तो जो गैस निकलेगी उसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, यानी आपकी जो HCl है, HCl गैस ये निकलेगी। ठीक है,
तो आपने एक्टिविटी बुक में पढ़ी होगी, आपकी बुक की ही एक्टिविटी है, तो आपको मालूम होगा कि वह एक्टिविटी क्यों की गई थी, वहाँ से कौन सी गैस निकली थी। ठीक है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। अब आप चेक करो कि आपने सी लगाया था, अगर लगाया था तो उसके आगे आप टिक लगा दो कि ये हमारा आंसर सही हो गया। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। आपको क्या ऑब्जर्व होगा, जब जो गैस निकल रही है उसे टेस्ट करोगे विद वेट लिटमस पेपर, यानी गीले लिटमस पेपर से उसे टेस्ट करोगे तो आपको क्या चीज़ ऑब्जर्व होगी। क्या जो आपका लिटमस है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, या वो रेड में चेंज हो जाएगा, या कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, जो कलर था उसका ओरिजिनल वही कलर रहेगा, या हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यानी हम कुछ बता नहीं सकते, कुछ भी कलर हो सकता है, कभी ब्लू कभी रेड। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है कि जो आपका HCl होता है ना, यानी HCl जो गैस होती है वो एसिड नहीं होती। एसिड बनाने के लिए इसको वाटर के साथ मिक्स होना पड़ेगा, तब जाके इसके आयंस अलग होंगे और फिर जाके एसिड मिलेगी। यानी जो HCl के आगे AQ लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है कि HCl गैस को हमने वाटर में मिक्स कर दिया है, तब जाके वो एसिड बनेगा। तो भाई जो गैस निकल रही थी वो तो बिल्कुल सूखी हुई थी, लेकिन जो लिटमस पेपर था वो वेट था, गीला था, यानी उसमें पानी मिला हुआ था। उसको हमने पानी में डिबो के निकाला था, या कैसे भी करके उस पर पानी डाल के उसको गीला कर दिया था, यानी जो लिटमस पेपर था उसमें वाटर प्रेजेंट था। तो ये जो गैस HCl निकली, जब इस H2O के कांटेक्ट में आएगी वाटर के, तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। और एसिड क्या करता है, लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में उसका कलर चेंज कर देता है। तो उसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, लिटमस टर्न्स रेड। थर्ड वाला पार्ट है, देखो वही चीज़ करना है, जो गैस निकल रही है उसे टेस्ट करो, लेकिन इस बार किससे, ड्राई लिटमस पेपर से। यानी लिटमस पेपर आप कौन सा आपने लिया है, कैसा लिया है, सूखा लिया है। तो भाई सूखा लिया यानी वाटर प्रेजेंट नहीं है, तो जो HCl है ना वो अब एसिड की तरह तो बिहेव करेगा नहीं, क्योंकि वाटर इसको मिला नहीं, और एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा, तो लिटमस में आपको कोई भी कलर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। नो चेंजिंग कलर ऑफ लिटमस। ठीक है, चेंज तभी होगा जब या तो एसिड हो या बेस हो। ठीक है, HCl जो गैस है वो ना ही एसिड है ना बेस है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। आपके जो टीचर है उसने क्या किया, पास किया जो गैस निकल रही थी थ्रू अ गार्ड ट्यूब या ड्राइंग ट्यूब जिसे हम कहते हैं, और उस ट्यूब के अंदर क्या था, कैल्शियम क्लोराइड था। किस लिए किया, ताकि उस गैस को ड्राई किया जा सके, यानी उसे सुखाया जा सके। आप क्या कह सकते हो क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम। ठीक है, ये देख सकते हो, ये आपका गार्ड ट्यूब है, उसके अंदर ये गोल गोल से जो है वो आपके क्या है, कैल्शियम क्लोराइड आपने भरे हुए हैं। तो आपके टीचर ने क्या किया, गैस को डायरेक्टली लिटमस के कांटेक्ट में नहीं लाया, बल्कि डिलीवरी ट्यूब को यहाँ ऐसे कनेक्ट किया, और फिर यहाँ से जो गैस निकल रही थी उसको लिटमस पेपर के कांटेक्ट में लाए। तो क्लाइमेट के बारे में आप क्या कह सकते हो, यानी मौसम कैसा है, क्या बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, या बहुत ज़्यादा ड्राई है, या कोल्ड है, या मॉडरेट है। ठीक है, ह्यूमिड का मतलब है कि बहुत ज़्यादा नमी हो, यानी एयर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हों। तो भाई ये बताओ, अगर एयर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे तो जो गैस निकलेगी तो एटमॉस्फेयर में जो वाटर के मॉलिक्यूल है उनके साथ रिएक्ट करके एसिड बना लेगी। तो लिटमस चाहे आप सूखा ही क्यों ना लिए हो, जब ये टच करेगा तो ये जो आपका HCl था ये पहले ही से ही वाटर के साथ मिलके ये इसने अब एसिड बना लिया है। तो एसिड जब लिटमस को कांटेक्ट में आएगा तो उसे रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो चाहे आप लिटमस पेपर ड्राई लो या वेट लो, दोनों के केस में ही आपको जो लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे जो आपको निकालना था, पता करना था, वो ऑब्जर्वेशन आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए उस गैस को हम गार्ड ट्यूब से पास कराते हैं ताकि वो सूखी हो जाए, यानी उसके अंदर जो भी वाटर प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला सही होगा। जब क्लाइमेट क्या होगा, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होगा, नमी होगा। भाई ड्राई होगा तब कोई ज़रूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है यार, गैस को सुखाने की क्या ज़रूरत है जब हमारा क्लाइमेट ही ड्राई है, सूखा हुआ है। और सर्दी से यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। मॉडरेट का मतलब ना ज़्यादा सर्दी है ना गर्मी है, तो इससे भी कोई लेना देना नहीं है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट। इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या सजेशन मिलता है कि जो एसिड है वो क्लोरीन आयन प्रोड्यूस करता है या हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, या जो एसिड है वो अपना एसिडिक नेचर वाटर की एब्सेंस में शो करता है, यानी वाटर प्रेजेंट नहीं होगा तब एसिड अपना एसिड वाला नेचर शो करेगा, या फिर एसिड रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। तो कौन सी बात इसमें से सही है? तो भाई देखो, एसिड रेड को ब्लू में नहीं बल्कि ब्लू को रेड में करता है, तो ये बात तो गलत हो गई। सी वाला ऑप्शन ने क्या कह रहा है, एसिडिक नेचर शो करता है वाटर की एब्सेंस में। तो भाई ये बात गलत है, वाटर की प्रेजेंस में एसिडिक नेचर शो करता है, यानी वाटर प्रेजेंट होगा तभी वो अपना एसिडिक नेचर शो करेगा। तो ये बात भी गलत है। बी वाला ऑप्शन सही होगा। एसिड क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये 30th वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
तो ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में दिख ही रहा होगा, वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी ये डायग्राम आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। वीडियो पॉज कर लो, डायग्राम आपके सामने है, क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। थ्योरी और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो सारे, यानी 5 में से कोई 4 आपको करने हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आई होप आपने कर लिया होगा। अब चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है। एक स्टूडेंट ने क्या किया, 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट यानी 2 प्लांट लिया जिसका साइज लगभग सेम था, ठीक है। एक ही जैसे प्लांट लिया और दोनों को ही एक डार्क रूम में 3 दिन के लिए रख दिया जहां अंधेरा हो, यानी सनलाइट ना पड़ रही हो। दोनों प्लांट को उसने अलग अलग ग्लास प्लेट पे रखा और एक वॉच ग्लास लिया जिसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, उसको एक प्लांट के साइड में रख दिया, ठीक है। दोनों में नहीं रखा बल्कि एक प्लांट के साइड में रखा। फिर दोनों प्लांट को कवर कर दिया अलग अलग बेल जार से, जैसा कि फिगर में शो किया हुआ है। तो चलिए फिगर हम देखते हैं। तो देख सकते हो प्लांट बिल्कुल वैसा ही है और ये जो ए वाला प्लांट है, ठीक है, ए वाला जो है इसके बगल में एक वॉच ग्लास रखा हुआ है जिसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और बी वाले में नहीं रखा, ठीक है, सिर्फ ए वाले में रखा और बेल जार से दोनों को ही कवर कर दिया अलग अलग बेल जार से। इतना करने के बाद इसने क्या किया, उस प्लांट को फिर सनलाइट में रख दिया लगभग 2 घंटे के लिए। तो पहला पार्ट इसमें यह पूछ रहा है कि इस एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो भाई ये एक्टिविटी आपने किया होगा, पढ़े होगे, तो आप जानते हो कि आपके बुक में दी हुई है। ये एक्टिविटी किस लिए है? इसलिए है ताकि हम प्रूव कर सकें कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस एक्टिविटी को मैंने डिटेल में अपने थ्योरी वाली क्लास में समझाया है, ठीक है। तो वहाँ से आप देख के इसकी डिटेल में समझ सकते हो। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब क्या करना है, एक एक पत्ती तोड़ लेना है दोनों प्लांट से और चेक करो स्टार्च की प्रेजेंस, कि किसमें स्टार्च प्रेजेंट है, किसमें कम है, किसमें ज़्यादा है, ये आपको बताना है। कौन सा ऑब्जर्वेशन करेक्ट है अगर हम बात करें स्टार्च की प्रेजेंस के बारे में? तो पहला ऑप्शन है कि जो ए वाला प्लांट है उसके अंदर ज़्यादा स्टार्च होगा बी के कंपैरिजन में, या बी में ज़्यादा स्टार्च होगा ए के कंपैरिजन में, या दोनों में बराबर होगा स्टार्च, या दोनों ही प्लांट में कोई भी स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, जो प्लांट फूड बनाते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। और खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, जो हमने पहला वाला पार्ट क्वेश्चन का देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ए वाले को कम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और बी वाले को ज़्यादा मिलेगी। तो जिसको कम मिलेगी उसका स्टार्च कम होगा, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिलेगी उसका स्टार्च ज़्यादा होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला, कि जो प्लांट बी है उसमें ज़्यादा स्टार्च देखने को मिलेगा। अब क्यों मिलेगा वो अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे इसकी डिटेल, ठीक है। तो थर्ड पार्ट इसमें यह है कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसकी नीड बतानी है कि काहे लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है, ठीक है। आप ये देख सकते हो, मैंने दिखाया भी था अभी कि ए वाले प्लांट में यहाँ प्लेट में देख सकते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है। तो इसको इसलिए रखा है कि देखो हम क्या कर रहे हैं, हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। तो हम दोनों प्लांट को बेल जार से कवर कर दिए, यानी बाहर से अब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पाएगी। लेकिन ए वाला जो प्लांट है यहाँ पर इस एरिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ही जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और वहीं बी वाले में जो कार्बन डाइऑक्साइड इस बेल जार के अंदर प्रेजेंट है वो प्लांट यूज़ करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए, जबकि ए वाला यूज़ नहीं कर पाया क्योंकि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यही रीज़न है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखने का, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, ये बी वाला। तो आप पिछले वाले क्वेश्चन का रीज़न समझ गए होंगे कि जो ए वाला प्लांट था ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड जितना कम होगा उतना ही कम फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, और फोटोसिंथेसिस कम होगा तो खाना कम बनेगा, खाना कम बनेगा मतलब स्टार्च कम बनेगा, ठीक है। इसीलिए आप देख सकते हो बी वाले में क्या था कि ए वाले प्लांट में स्टार्च कम होगा, बी वाले प्लांट में स्टार्च मोर होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा। अब इसका फोर्थ पार्ट है कि उसने प्लांट को डार्क रूम में 3 दिन के लिए क्यों रखा? तो इसलिए रखा क्योंकि जो तो प्लांट ए था और प्लांट बी था दोनों के पास स्टार्च था, क्योंकि पहले तो वो धूप में रखे हुए थे, अपना फूड बना रहे थे, स्टार्च उनके अंदर स्टोर था। तो हम जब उसे डार्क रूम में रखेंगे तो वो फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की ज़रूरत है। तो जो उन्होंने फूड स्टोर किया था स्टार्च के फॉर्म में वो यूज़ करने लगेंगे दोनों प्लांट। तो 3 दिन में जितना भी उनके पास स्टार्च था, स्टोर वाला खाना था, वो ख़त्म हो जाएगा। तो यानी अब कोई भी फूड उनके पास प्रेजेंट नहीं है। तो डार्क रूम में रखने से क्या होगा? सो दैट ऑल द स्टार्च गेट यूज्ड अप, जो भी स्टार्च है वो सारा इस्तेमाल हो जाए, ठीक है।
इसलिए हमने ये रखा था। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। अब इसमें लास्ट पार्ट देखते हैं कि आप कैसे चेक करोगे कि स्टार्च प्रेजेंट है लीव में या नहीं। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टार्च के टेस्ट के बारे में। हम कैसे पता करते हैं किसी भी चीज़ में, चाहे लीव की बात करो वैसे भी, तो हमें कैसे पता चलता है कि इस चीज़ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। तो वही आयोडीन वाला टेस्ट करते हैं, मैंने इसे पढ़ाया भी है। हम क्या करेंगे, आयोडीन सोल्यूशन को ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना ही नहीं ऑप्शन में दिया, बल्कि ये पूछा है कि कलर क्या चेंज होगा। तो होता ये है कि अगर मान लो जैसे लीफ है, उस पर हमने आयोडीन सोल्यूशन को ड्रॉप किया, अगर इस लीफ का कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया तो हम कहेंगे स्टार्च क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पर लिखा है ब्लू ब्लैक स्टार्च एब्सेंट, तो एब्सेंट है, ये बात गलत है। आयोडीन सोल्यूशन ब्लू ग्रीन भी नहीं होगा, ब्लू ब्लैक होता है। तो यहाँ पर देखो आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे, ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च प्रेजेंट, तो सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन डाला, ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया तो हम कहेंगे स्टार्च प्रेजेंट है। अब लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लास्ट केस स्टडी हमारी। इसके लिए भी आपके सामने ये डायग्राम है, वीडियो को पॉज करके डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है। थ्योरी पढ़ो और 5 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। तो चलिए आपने कर लिया होगा, अब मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। आपका जो ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म होता है ना, उसके 2 ट्रायंगुलर बेसेस होते हैं, यानी 2 ट्रायंगल से मिलकर वो बना हुआ होता है। ठीक है, एक आगे एक पीछे। जैसे आप एक सामने वाला देख रहे हो, कुछ इस तरह से होता है, जैसे ये हमारा ये ट्रायंगल है और ऐसे ये हमारा होता है और एक पीछे ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो 2 बेस इसके होते हैं ट्रायंगुलर, और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होती है, यानी एक सरफेस तो ये वाली हो जाएगी, एक सरफेस ये वाली हो जाएगी और एक सरफेस नीचे वाली हो जाएगी। ठीक है, ये टोटल आपके 3 सरफेस हो गई। ये जो सरफेस होती है इंक्लाइंड होती है, यानी कुछ एंगल पे होती है। 2 लेटरल सरफेस के बीच का जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। जैसे ये ए वाला है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो यहाँ नीचे डायग्राम आपको शो किया हुआ है कि लाइट रे किस तरह से पास करती है ट्रायंगुलर प्रिज्म से। ठीक है, ब्लू कलर की लाइट है, देख सकते हो पी क्यू करके, फिर ये प्रिज्म जा रही है और उसके बाद बाहर निकल रही है। ठीक है, पूरा डायग्राम देख सकते हो। तो यहाँ क्या कह रहा है, एक लाइट रे इंटर करती है एयर से ग्लास में। ठीक है, एक मीडियम हमारा एयर है, दूसरा ग्लास है, तो ग्लास में इंटर करती है एट द फर्स्ट सरफेस। तो पहली सरफेस कौन सी है आपकी, ए बी, यानी ये वाली सरफेस है, इसमें इंटर करेगी। फिर लाइट क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी। ठीक है, ऐसे जा रही थी, इसमें रिफ्रैक्शन हुआ, मुड़ गई है और बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ। ठीक है, फिर दूसरी जो सरफेस है आपकी, ये एसी वाली जो सरफेस है, उसमें क्या करती है, लाइट रे ग्लास से एयर में इंटर करती है, तो इसलिए वो नॉर्मल से दूर चली जाती है। ठीक है, इस तरह से कुछ सिस्टम है। अब चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या पूछा है इसमें एग्जैक्टली। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल जेड इन द अबव फिगर। तो एंगल जेड क्या है, ये वाला एंगल क्या है। तो सिंपल सी बात है, ये एंगल कौन सा होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अब कह रहा है लाइट रे इंटर्स द प्रिज्म एज शोन इन फिगर। तो लाइट रे प्रिज्म में इंटर करी, जैसे फिगर में शो किया है। स्पीड ऑफ लाइट इनसाइड द प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड ऑफ प्रिज्म। तो ये हमारा प्रिज्म है, लाइट रेस के अंदर एंटर की, बेंड की। तो कह रहा है प्रिज्म के अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी अगर बाहर से कंपेयर करें। ठीक है, ज़्यादा होगी, कम होगी, सेम होगी, या डिपेंड करेगा किस एंगल से वो इंसिडेंट की है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड करेगी। तो ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, ये भी बताया है एनिमेशन के ज़रिए कि लाइट बेंड क्यों करती है, स्पीड कम कैसे होती है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी। तो आपका जो ग्लास होता है ना, वो ऑप्टिकली डेंसर होता है, यानी एयर से कंपेयर करें तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो भाई कहीं पर भी डेंसिटी ज़्यादा होगी, घना होगा कोई चीज़, जैसे मान लो एकदम रोड खाली है, कोई गाड़ी नहीं है, तो आप तेज़ी से निकाल लोगे। लेकिन अगर जितनी ज़्यादा रोड पे गाड़ी होगी उतना ज़्यादा आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। ठीक है, जाम वगैरह लग गया, गाड़ी धीरे हो गई। तो लाइट का भी यही है, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पर भी यही कहानी होगी कि जैसे ही वो प्रिज्म के अंदर एंटर करेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, लेस होगी, कम हो जाएगी। इसमें थर्ड पार्ट देखते हैं, अ लाइट रे व्हेन एंटर्स द प्रिज्म शोज नो डिफ्लेक्शन इन इट्स पाथ। यानी लाइट रे प्रिज्म के अंदर भैया इंटर की और जैसे गई वैसे ही अंदर पहुंच गई, कोई भी इसमें डेविएशन नहीं हुआ। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर हमारी लाइट रे इंटर की तो यहाँ मुड़ गई ना, डेविएशन हो गया अपने पाथ से, चली जाती ऐसे लेकिन चली गई इधर। तो कह रहा है कि लाइट रे इंटर करी और कोई डेविएशन नहीं हुआ, तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई भी है, ये आपने खुद पढ़ा होगा कि मान लो जैसे हम ग्लास स्लैब का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये ग्लास स्लैब हमारा है, लाइट हमारी यहाँ इंटर की तो क्या हो जाएगा, इसमें बेंडिंग हो जाएगी। इस सरफेस से जो 90 डिग्री होता है वो हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है, ये जो डॉटेड लाइन से मैंने शो किया है।
अगर लाइट रे इस नॉर्मल वाले पे रास्ते से होकर जाएगी, यानी बिल्कुल सीधा सरफेस पे जाएगी, जो लाइट रे है वो 90 डिग्री बनाए, तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा, जैसे गई थी बिल्कुल सीधे सीधे वो पास हो जाएगी। तो प्रिज्म के केस में भी यही होगा, जैसे मैं दिखाऊं डायग्राम में। अगर लाइट रेस नॉर्मल वाली लाइन से जाएगी, ठीक है, तो कोई भी बेंडिंग नहीं होगी और बिल्कुल ये सीधा यहाँ अंदर चली जाएगी, ठीक है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट? लाइट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वही होता है। अब जो नॉर्मल ही वाली लाइन पे जाएगी तो उसके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा कि बिल्कुल नॉर्मल वाली लाइन से अगर इंटर करेगी प्रिज्म में तो बिना कुछ डिफ्लेक्ट किए वो अंदर चली जाएगी, और नॉर्मल और लाइट रे के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। बहुत से लोगों ने इसे छोड़ दिया होगा, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। आपको एंगल V दिया हुआ है 45 डिग्री, एंगल W दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आपसे ये कह रहा है कि अगर Y, जो एंगल Y है, उसे हम बदल दें और उसकी वैल्यू हम 60 डिग्री कर दें, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो एंगल V क्या है? आपका एंगल I है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल W क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इस साइन एक्स को देख के ही आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि बात यहाँ पर स्नेल्स लॉ की जा रही है, क्योंकि स्नेल्स लॉ आपका क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R होता है, ठीक है। यानी ये कांस्टेंट होती है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, आप एंगल कुछ भी चेंज करते रहो, साइन I और साइन R की वैल्यू कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस कांस्टेंट की, ये कांस्टेंट क्या होता है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, तो सबसे पहले आप म्यू की वैल्यू निकाल लो। तो साइन I क्या हो गया, यानी साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। साइन 45 आपका होता है 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2 पर चला जाएगा, √2 और 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारी √2 वैल्यू आ जाएगी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू हमारी √2 आ गई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है उसी पेयर ऑफ मीडियम के लिए, लेकिन लाइट कहाँ से कहाँ इंटर कर रही है उसकी बात होती है। जैसे आप बुक में देख सकते हो, रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक ओपन करोगे, यानी 10.3.2 वाला जो टॉपिक है, मेरे पास जो बुक है उसमें पेज नंबर 174 पे, तो वहाँ देख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला है। N12 की वैल्यू क्या है, या पहले N21 है तो हम N21 ले लेते हैं, ठीक है। N21 की वैल्यू क्या है, V1 अपॉन V2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, V1/V2। लेकिन बिल्कुल हम उलट दें, ठीक है, यानी N12 कर दें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी बुक में दिया हुआ है, आप ओपन करके देख सकते हो, V2/V1। इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है, पढ़ाया भी है। यानी एयर से ग्लास में जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू है, तो अगर ग्लास से एयर में जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उलट जाएगा, बिल्कुल 1/μ हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एंगल Y क्या है, जब लाइट रे हमारी ग्लास से बाहर निकल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर एंगल Y एंगल ऑफ इमर्जेंस है। यानी हम स्नेल्स लॉ इस केस में लगाएंगे कि सिंपल सा हमारा ये प्रिज्म था, लाइट यहाँ से गई और यहाँ मुड़ गई, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा एंगल X है और ये हमारा एंगल Y है। इस केस में X क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और Y हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्ट होकर बाहर वाला जो एंगल बना है, ठीक है। तो यहाँ स्नेल्स लॉ लगाओ, साइन X अपॉन साइन Y की वैल्यू क्या होगी, ये कांस्टेंट होगी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमने वैल्यू निकाली थी, क्या थी, √2 थी, लेकिन वो तब थी जब एयर से प्रिज्म के अंदर जा रहा था, यानी ग्लास प्रिज्म के अंदर जा रहा था। लेकिन अब इस केस में क्या है, प्रिज्म से एयर में वापस जा रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1/μ हो जाएगा, यानी इस कांस्टेंट की वैल्यू उलट जाएगी, 1/μ हो जाएगा। यानी इसको हम उलट दें तो साइन Y बॉन साइन X की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू हो जाएगी, यानी √2 हो जाएगी। और Y एंगल हमारा क्या दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में मैंने दिखाया था। तो साइन 60 अपॉन, इसे हम √2 इधर ले आएंगे और साइन X को इधर ले जाएंगे। साइन 60 क्या होता है, √3/2, और ये √2 यहाँ लग जाएगा, ठीक है, √2 हो जाएगा। ये वैल्यू किसकी है, साइन X की, तो साइन X की वैल्यू आ गई, ठीक है, √3/2√2। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, डी वाला सही होगा, ठीक है। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फिफ्थ वाला पार्ट है। एंगल Y क्या है, भाई एंगल Y क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ठीक है, इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये हमारा सैम्पल पेपर पूरा हुआ, आपने अपने से अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब वीडियो आप पॉज करो
और अपने मार्क्स को जोड़ो। याद रखना जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन है उनमें आपको 4 ही अटेम्प्ट करने हैं, ऐसा ना कि 5 मार्क्स जोड़ दो। तो सारे मार्क्स आपको जोड़ लेने हैं और जितना भी आपका मार्क्स बना है वो मुझे कमेंट में लिख कर आप बताओ। चाहे आपका कम बना हो, ज़्यादा बना हो, ये मैटर नहीं करता। बहुत से लोग ऐसे होंगे, मान लो उनका कहेंगे कि मेरा तो 10 ही मार्क्स बना या उससे भी कम बना, हम क्या करेंगे कमेंट करके। तो देखो एक चीज़ होती है इंसान के अंदर ना, कह रहे इतना कम मार्क्स हम शेयर करेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ये बताओ यही आपके सेमेस्टर के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर आपके 10 मार्क्स आएंगे, उस केस में ज़्यादा बेइज्जती होगी या अब ज़्यादा होगी? तो अभी आप अपना आंसर लिखोगे, मान लो आपको 2 ही नंबर मिले, ठीक है, आपने सारे क्वेश्चन गलत कर दिए, आपको 2 ही मार्क्स मिले, तो भी आप कमेंट में लिखो। जब आप अपने मार्क्स को शेयर करोगे, लिखोगे और आपके मार्क्स कम हो गए तो आपको एक चोट लगेगी, फिर आपके अंदर एक चिंता पैदा होगी कि हाँ मुझे पढ़ना है, एक मोटिवेशन मिलेगा उससे, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों के आंसर होंगे, कुछ लोग होंगे जिनका 40 आउट ऑफ 40 बनना होगा, कुछ का 35 30 इस तरह से बनना होगा। तो उनसे अपने नंबर को आप कंपेयर करना और देखना कि आपकी अभी पोजीशन क्या है और कितनी तैयारी करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ आकर ये हमारी पूरा सैम्पल पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करो, और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो ज़रूर। और नीचे आपको बटन मिल जाएगा सब्सक्राइब का, उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे आपको क्लिक कर देना है। तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। और किसी भी सब्जेक्ट की आपको वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में सारा आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हो। अगर आपको ना मिले तो मुझे कमेंट कर देना, मैं सारा लिंक आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हो। ओके, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में, जहाँ पर भी आप जिस ग्रुप में जुड़े हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करना, ताकि मैं ऐसे ही और अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूँ। ओके, थैंक यू।